हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हमने टेलीग्राम पे पूछा था, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सबको केस स्टडी, आईबीएस की जो केस स्टडीज़ हैं उनके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि हम एक्चुअल में केस स्टडी को रीड करें तो किस तरीके से रीड करें, प्लस एक हमारी एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो। सो उसी के लिए ये वीडियो सीरीज़ है। अब इसमें हम आराम से लगभग 10 to 15 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। रोज़ एक केस स्टडी की वीडियो आएगी और हम पूरी केस स्टडी को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। 3 पार्ट्स में हम केस स्टडी को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट ये रहेगा कि हम केस स्टडी को रीड करेंगे, उसमें जो भी टेक्स्ट होंगे, ठीक है, उसमें केस फैक्ट्स में से हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हम एक तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट, प्लस हम क्या कंसेप्ट्स को एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि केस स्टडी पूछना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज केस स्टडी कई बार जो केस फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमे हुए होते हैं, तो उनमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को। एंड द थर्ड पार्ट, जो ये एक्चुअल कंसेप्ट्स हैं इनकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। इनकी जब हम एक बार ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में किस तरीके से एग्जाम में जाके केस स्टडी को रीड करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। अगर आपको लगे कि हम यहाँ पे बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केस स्टडी का, तो वो वाली अप्रोच हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि केस फैक्ट्स क्या है, क्वेश्चंस में जाके कंसेप्ट्स को समझेंगे कि आईसीआई ने क्या कंसेप्ट्स पूछे हुए हैं, केस स्टडी में हमने क्या आइडेंटिफाई किए थे। अगर वो दोनों रिकनसाइल करेंगे देन वेल एंड गुड। अगर ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई कंसेप्ट मिस हो गया, आईसीआई ने ज़्यादा कंसेप्ट पूछा हुआ है, या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट जो हमने केस स्टडी के अंदर से आइडेंटिफाई किया था बट आईसीआई ने वो कंसेप्ट पूछा नहीं है, तो वो भी हमें पता चलेगा। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। सो विदाउट एनी डिले, ठीक है, लेट्स जंप टू दी केस स्टडी। ओके, सो अब देखो, ये जो केस स्टडी है इसमें हम देखेंगे कि ये पावर माइनिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये केस स्टडी एक बार खुद से रीड की हुई है, तो मैं आपको, ताकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता पाऊँ, राइट। सबसे पहले तो ये जो केस स्टडी है ये हमारी माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्री, अब एक बार आप वीडियो पॉज करके ज़रा सोचो माइनिंग इंडस्ट्री में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वो माइनिंग इंडस्ट्री में जो इश्यूज आ रहे होंगे वो इस केस स्टडी में कहीं ना कहीं एड्रेस किए हुए हैं। सो उसी पे ये केस स्टडी बेस्ड है, कुछ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Let's take our highlighter, ठीक है। So Power Mines Limited and Deep Minerals Limited are companies engaged in the extraction of coal and other minerals। तो माइंड करना कि हमें दो कंपनीज दी हुई हैं, PML एंड DML। अभी हमें पहली लाइन पढ़ के तो नहीं पता चल रहा कि ये क्या कंपनीज रिलेटेड हैं या अलग अलग हैं, राइट। एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम कोल फील्ड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। आप देख रहे हो इंडिपेंडेंटली, दिस मीन्स कि ये दोनों एंटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझ आ रही है। बाय देम ईच एंटिटी हैज इट्स ओन ओनरशिप स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट टीम एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड अंडरटेक्स माइनिंग एक्टिविटीज सच एज एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ कोल एंड मिनरल्स एट इट्स रिस्पेक्टिव साइट्स। ओके, बोथ कंपनीज इंडिपेंडेंटली बेयर दी, तो देखो वो अपने खर्चे इंडिपेंडेंटली बेयर करेंगे, अपने ऑपरेशनल, एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी रिस्क एसोसिएटेड विद देयर माइनिंग ऑपरेशंस। तो हमें यहाँ से ही पता चल गया डीएमएल और पीएमएल आपस में रिलेटेड नहीं है, अलग अलग कंपनियां हैं और वो अपना अलग अलग काम करती हैं, अपना अलग अलग खर्चा उठाती हैं। While they operate within the same industry and are subject to similar statutory and environmental regulations, there is no operational or financial interdependence। तो उनके बीच में कोई ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस नहीं है, दोनों अलग अलग कंपनियां अपना काम अलग अलग करती हैं, ठीक है। अब इन अप्रैल 2025, ठीक है, PML एंड DML ज्वाइंटली अक्वायर्ड। ओके, तो यानी इन्होंने कुछ अक्वायर किया है, क्या, अंडरग्राउंड कोल माइन नेम्ड सिग्मा। तो एक सिग्मा करके कोल माइन है जो इन्होंने अक्वायर किया दोनों ने ज्वाइंटली इन द ओनरशिप रेशियो ऑफ 55:45। तो यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि या तो ये मेरा कुछ ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें मेरा ओनरशिप स्ट्रक्चर भी मुझे इन्होंने दिया हुआ है 55:45 का। ऑल राइट, अंडर दिस ज्वाइंट अरेंजमेंट बोथ कंपनीज अग्री टू शेयर सर्विसेज एंड रिलेटेड कॉस्ट, यानी कि वो सर्विसेज शेयर करेंगे प्लस रिलेटेड कॉस्ट भी शेयर करेंगे, एंड की डिसीजंस जो भी लेंगे वो कोल माइन रिक्वायर दी यूनानिमस कंसेंट। अब आप देखो यूनानिमस कंसेंट हमारा, ठीक है, यूनानिमस कंसेंट हमारा जॉइंट ऑपरेशन के केस में प्रोमिनेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे वो हमने देखो थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया कि जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है, राइट, ऑफ बोथ पार्टीज। या तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, अब आप अगर ये पढ़ोगे तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताओ वेदर इट इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर, राइट, ये क्वेश्चन बन सकता है।
या हो सकता है आगे चल के कोई इसके कुछ वैल्यूएशन के लिए दिए हों, तो कि हम इनकी बुक्स में किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे, राइट। तो वो चीज़ पूछी जा सकती है, सिंपल क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है या अकाउंटिंग भी पूछी जा सकती है। तो हमने ये चीज़ थोड़ी सी आइडेंटिफाई कर ली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नो सेपरेट लीगल एंटिटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। तो भाई देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है, और क्लियर हो गया कि जॉइंट ऑपरेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। was incorporated for this arrangement. Coal extraction at the Sigma mine is carried out using large scale machinery capable of extracting up to, ठीक है तो फालतू की बात हो गई, विद कोल में, ठीक है फलाना हमारा। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं फालतू की बात कुछ नहीं है, ठीक है ये सब मत करना। एक्सट्रैक्टिंग अप टू 95% ऑफ द अवेलेबल कोल, यानी कि 5% कोल बच जाएगा, विच इज इरिकवरेबल एंड लेफ्ट इन द माइन अंटिल डीकमीशनिंग। तो यानी डीकमीशनिंग कॉस्ट एज पर एप्लीकेबल लॉज द माइन इज रिक्वायर्ड टू बी डीकमीशन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो उसको डीकमीशन करना पड़ेगा अपने एसेट को, ठीक है, उसकी कॉस्ट आएगी। यानी कि यहाँ पे मेरे दो इंडेक्स यहाँ पे वैसे ही लग गए, 16 एंड 37, राइट। तो ये मुझे समझ आ गया यहाँ पे। द सिग्मा कोल माइन इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 25% ऑफ PML's प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। अब ये गौर देने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि सिग्मा से PML का कितना रेवेन्यू बन रहा है, इट इज 25%। अब यहाँ से आप एक और चीज़ आइडेंटिफाई करोगे जो बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी। हमें शुरुआत में 2 एंटिटीज बताई थी, PML एंड DML। ऊपर से देख के हमें नहीं पता चल रहा था कि ये केस स्टडी पूरी PML के बारे में होगी या DML के बारे में होगी। बट जैसे उसने यहाँ बताया PML's प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, तो थोड़ा थोड़ा आपको एहसास होने लगना चाहिए दैट आर मेन पार्टी इन दिस केस स्टडी, जिसके बारे में हमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, दैट इज PML। और PML का शेयर कितना था इसके अंदर, 55%। यानी PML एक हाई शेयर होल्डर है ना, मतलब हाई स्टेक है उसका किसके अंदर, सिग्मा के अंदर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इन जुलाई 2025 PML हायर्ड अ फ्यू टिपर लॉरीज फ्रॉम मेसर्स हैवी मूवर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोल। यानी कि उसने कुछ टिपर लॉरीज हायर की हैं जुलाई मंथ में, ओके, मेसर्स हैवी मूवर्स से, एंड मिनरल of transporting coal and minerals from the mining pit head at the Sigma mine to the railway siding for the duration of 3 months। यानी कि अपने इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने ट्रक्स हायर किया। टिपर लॉरी समझो ट्रक्स हो गए, ठीक है, बार बार टिपर लॉरीज बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ट्रक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ट्रक्स उसने हायर किए, ठीक है, 3 महीने के लिए। The vehicles were provided along with the drivers। तो यानी कि ये हमारे पास ट्रक प्लस ड्राइवर दोनों चीज़ें कौन दे रहा है हमें, हैवी मूवर दे रहा है, ओके। However, the fuel cost was to be borne by PML। बट जो भी खर्चा होगा, मतलब देखो ट्रांसपोर्टेशन करने में, ठीक है, एक तो खर्चा हो गया आपके व्हीकल का और दूसरा खर्चा हो गया ड्राइवर का, ठीक है, वो सारा आप हैवी मूवर से ले ही रहे हो, मतलब कि हैवी मूवर से आपने वो सारी चीज़ें रेंट पर ले ली, काइंड ऑफ, राइट। अब एक और खर्चा होता है फ्यूल का, ठीक है, फ्यूल का खर्चा आपको खुद करना है। तो यानी कि मोटा माटी इस पूरे ट्रांजैक्शन में जितना खर्चा है वो आप कर रहे हो। हैवी मूवर्स ने तो सिर्फ आपको व्हीकल्स दिए हैं, जो उसकी कॉस्ट आती होगी वो उसकी अलग है, बट जो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस में जितना भी खर्चा लग रहा है वो आपका लग रहा है। हैवी मूवर का ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा नहीं लग रहा है, ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। When the bill was raised, Messrs Heavy Movers treated the transaction as an exempt supply। मतलब हैवी मूवर यानी कि सप्लायर ने उसको exempt सप्लाई ट्रीट कर दिया, contending that it fell within the exemption entry। अब exemption entry हमारी है एंट्री नंबर 18, ठीक है, एंट्री नंबर 18 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12, ठीक है। अब इस एंट्री में एग्जेम्पशन बताई हुई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट बाय HGTA, ठीक है, अंडर द रेलिवेंट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। हाउएवर मिस्टर शंभू सिंह द अकाउंटेंट एट PML डिसअग्रीड विद दिस पोजीशन। तो जो अकाउंटेंट थे PML में, ठीक है, मिस्टर शंभू, वो डिसअग्री कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, दैट दिस अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ टैक्सेबल सप्लाई अंडर GST लॉ एंड वाज नॉट कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन। तो यानी कि यहाँ पे हमें 2 टेक पता चल रहे हैं, एक हैवी मूवर का और एक हमारे PML का। हैवी मूवर कहता है कि ये तो एग्जेम्प्ट है, बट PML कहता है नहीं ये टैक्सेबल है, ठीक है। तो अब हम आगे एनालाइज करेंगे कि भाई ऐसा कौन सही है कौन गलत, ठीक है। और फिर वो बाद में कहते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर फुल लीगल कंप्लायंस एंड अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स ही इंस्टेटेड दैट PML ऑब्टेन अ रिवाइज्ड इनवॉइस फ्रॉम मेसर्स हैवी मूवर्स चार्जिंग एप्लीकेबल GST। यहाँ कहीं ना कहीं हैवी मूवर अपनी लाइबिलिटी, चलो आगे देखेंगे, हिंट मिल जाएगी आपको वरना।
अपार्ट फ्रॉम द सिग्मा माइन पीएमएल ऑल्सो ऑपरेट्स द कोयला माइन इन चिरमिरी, ठीक है, चिरमिरी में इनकी एक और माइन है कोयला माइन। तो अभी हमें 2 माइन्स पता चल गई, एक है सिग्मा एंड दूसरी है कोयला। वाह क्या नाम है, कोयला। द एग्जिस्टिंग माइनिंग लाइसेंस फॉर कोयला माइन इज वैलिड अंटिल नवंबर 2025। तो एग्जिस्टिंग माइनिंग लाइसेंस जो कोयला का है वो नवंबर 25 तक वैलिड है। आफ्टर विच पीएमएल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिन्यूअल अप्रूवल टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। ओके, तो यानी कि ये मेरा कुछ लीज की तरफ इंडिकेशन जा रहा है, लीज की तरफ। तो लीज की तरफ मुझे 116 भी अपना देख के चलना पड़ेगा, क्या पता इंप्लीकेशन आ जाए, क्या पता ना भी आए, ठीक है, हो सकते हैं चांसेस। एट प्रेजेंट कोयला माइन कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ पीएमएल्स करंट रेवेन्यू। अब आप देखो पीएमएल का अगर टोटल रेवेन्यू 100% है तो उसमें से 55% कोयला से आ रहा है, 25% उनका मानना है कि सिग्मा से आएगा, यानी कि टोटल उनका अप्रॉक्स 80% पीएमएल का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, इन माइंस के थ्रू ही आ रहा है। तो यानी कि अगर इनमें कोई भी आगे चल के गड़बड़ होगी तो पीएमएल बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है, राइट। हाउएवर आ गया द लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस हैज बीन डिलेड। प्रोसेस हो चुकी है डिलेड, क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी आ गई है भैया रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। अब यहाँ से मुझे तो देखो 2-3 चीज़ें समझ आ रही हैं, देखते हैं आप लोगों को आई या नहीं आई समझ। सबसे पहला कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। अगर आपको वो ऐसे का नंबर याद है तो मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपके लॉ के अंदर या तो आईबीसी या फिर नॉर्मल वाइंडिंग अप प्रोसीजर अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो कैसे होंगे, राइट। तीसरी चीज़ जो इस चीज़ का इम्पैक्ट सिग्मा माइन पे क्या पड़ सकता है, जो जॉइंट ऑपरेशन मतलब जॉइंट अरेंजमेंट किसका पीएमएल एंड डीएमएल का साथ में है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिग्मा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी मुझे यहाँ से समझ आ सकता है कि इन चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट्स सी आगे आईसीए ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, हो सकता है ना भी पूछे उन टॉपिक्स पर, बट हमें आइडेंटिफाई करना है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिस्टर रामधर पासवान द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो पासवान सीईओ है ऑफ पीएमएल, ये पीएमएल क्या, ठीक है, इज कंसर्न विद द प्रोलॉन्ग्ड डिले इन सिक्योरिंग द लाइसेंस रिन्यूअल इज कॉजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड एडवर्सली अफेक्टिंग द कंपनीज रेपुटेशन। तो उनको थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। फर्दर डिटेल्स उन्होंने एनेक्चर 1 में दी है, एनेक्चर 1 अभी हम आराम से रीड करेंगे। अमिड दीज डेवलपमेंट्स द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ डीएमएल, डीएमएल कौन था जिसके साथ इन्होंने जॉइंट अरेंजमेंट करा हुआ है, रीच्ड आउट टू मिस्टर पासवान to gain a clearer understanding of the situation. While DML expressed concern regarding the issue surrounding कोयला माइन, तो DML को अपने concerns बताने हैं, उनको थोड़ी मतलब कि शंका हो रही है कि भाई ये कोयला माइन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। It indicated that it was not unduly worried about the joint arrangement for the sigma mine. वो कहते हैं कि देखो मुझे जो अपना joint arrangement है ना सिग्मा माइन वाला, उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम थोड़ा आपकी कोयला माइन में लग रही है, ठीक है। However, DML sought assurance that the, अब DML ने assurance मतलब कि PML ने DML को assurance दी that the issues relating to कोयला mine would not escalate or result in reputational damage that could adversely impact its association with PML. DML's management also indicated that in the event of any adverse reputational spillover, it might reconsider and even rescind the joint arrangement for the sigma mine. यानी कि DML बोल रहा है, डीएमएल कह रहा है कि भैया अगर आपकी कोयला माइन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे चल के, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा रेप्यूटेशनल खतरा है, तो आप ध्यान रखना हम विड्रॉ कर लेंगे, हम रिसेंड कर देंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट, आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आपको अपने खुद अलग से देखने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, हमें तो पता नहीं। इन द मीन टाइम, अब देखो ये जब हो रहा था उसी बीच सीए प्रकाश शर्मा ऑफ शर्मा एंड शर्मा एसोसिएट्स द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पीएमएल, अब पीएमएल के जो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इंस्ट्रक्टेड हिज ऑडिट टीम टू कंडक्ट अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ पीएमएल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो उन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा अच्छे ढंग से ऑडिट किया।
इन लाइट ऑफ द ऑनगोइंग लिटिगेशन रिलेटिंग टू कोयला कोल माइन। अब देखो इनकी कोई लिटिगेशन भी चल रही है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनकी कोई लिटिगेशन है कोयला माइन से। देखते हैं आगे क्या है, वो शायद एनेक्चर में गिवन होगी। As part of this examination, the audit team carried out an extensive review of wage records, particularly in view of labor unrest at the time of this site. ठीक है, माइन साइट तो माइन साइट पे कुछ लेबर अनरेस्ट भी चल रहा है। This review led to the identification of certain illegal practices, including the employment of children below the age of 14 years. ओहो, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। These findings were formally communicated by CA to PML's legal and compliance officer. तो सीए ने पीएमएल के लीगल और कंप्लायंस ऑफिसर को ये बात बता दी, और उनके ऑफिसर कौन है, नुपुर तलेती। फॉर डिटेल्स रेफर एनेक्जर 2। चलो अभी देख लेंगे एनेक्जर 2। हाउएवर मिस तलेती responded that the examination of labor law compliance fell outside the scope of the financial audit. Oh my god, ऐसा बोला उन्होंने। The stance was also adopted by Mr. Paswan and other members of senior management. मिस्टर पासवान ने भी यही बोल दिया। अरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आप तो। मिस्टर पासवान ने भी बोल दिया और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों ने भी बोल दिया कि भैया आपके स्कोप में नहीं है, मत करो, मत पड़ो पछड़े में। विदाउट प्रोवाइडिंग एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन टू द ऑडिटर भी नहीं दी उन्होंने। तो यहाँ से देखो, इफ यू रिमेंबर ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 520 नहीं, ऐसे एक ऐसे है अदर लॉज वाला, ठीक है, कि अदर लॉज की क्या कंप्लाइंस रहती है। आई एम फॉरगेटिंग द नंबर ऑफ दैट ऐसे, ठीक है। अदर लॉज का क्या ऐसे है, वो अभी देख लेंगे नीचे जाके क्या नंबर है उसका। अदर लॉज में अगर ऑडिटर को दिखती है कि अदर लॉज में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी चल रही है, और उस गड़बड़ की वजह से इनडायरेक्टली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हमें अपने ओपिनियन के अंदर उस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, कि वेदर दोज डेफिशिएंसीज आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। तो वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी, तो वो ऑडिटर को करना मैंडेटरी एज पर दैट ऐसे। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं करने देंगे, कहीं ना कहीं उसका स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट, स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान से देख के चलना। ऐसे यार, ऐसे याद होना जैसे 502 था शायद, 502 if I'm not wrong, ठीक है। एज र्यूमर सराउंडिंग द हाई कोर्ट्स इम्पेंडिंग जजमेंट इन द कोयला माइन केस स्प्रेड इन द मार्केट। अब देखो ये सारी बात मार्केट में भी फैल चुकी है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट बिकेम हाईली अनसर्टेन। While some market experts expected a favorable outcome for PML, others anticipated an adverse ruling. मार्केट में जैसे होता है, कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग कहेंगे अरे बहुत बुरा हो जाएगा। Given the significant contribution of koila mine to PML's revenue, these uncertainties resulted in high volatility in the company's share price. तो कंपनी की शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेस्टमेंट, अब कोई हिज करके एक बंदा है, मतलब हिज तो नहीं होगा, मिस्टर गोविंद कांति, ये एक इन्वेस्टर है और PML के। ही डिसाइडेड टू हेज हिज एक्सपोजर बाय परचेजिंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो भाई ने दोनों तरफ से अपने आप को सिक्योर कर लिया। शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो भी हम कमाएंगे, गिरेगी तो भी हम कमा लेंगे। फॉर 100 शेयर्स ऑन August 1 उन्होंने 3 months का कॉल ऑप्शन खरीदा विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 84 एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपये, ठीक है, एंड 3 month पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 80 एंड अ प्रीमियम ऑफ ₹2, ठीक है। तो यानी कि हमें पता चल गया भैया की कॉस्ट कितनी आई है, गोविंद भैया की कॉस्ट आई है कितनी, 100 इंटू 2 + 4 कितनी आ गई, 600 रुपये की इनकी कॉस्ट आई है। ऑलराइट, अहेड ऑफ द हाई कोर्ट्स डिसीजन, अब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है, ड्रम रोल। इन्वेस्टर कंसर्न्स इंटेंसिफाइड एंड ऑन फ्राइडे October 31, 2025 PML's शेयर प्राइस फेल शार्पली टू 70। तो यानी कि अब देखो, अगर हम गोविंद के पर्सपेक्टिव से देखें, उसने खरीदा था, मतलब कॉल ऑप्शन खरीदा था, मतलब कि अगर शेयर की प्राइस 84 से ऊपर जाएगी तो वो अर्न करेगा, राइट। बट उसकी प्राइस कितनी चली गई, 70 चली गई, यानी कि नीचे चली गई, तो क्या वो अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? आंसर इज नो, लैप्स कर देगा। वहीं बट उसने देखा था, उसने पुट ऑप्शन खरीदा कि 80, कि अगर शेयर की प्राइस इससे नीचे जाएगी देन ही विल अर्न। तो शेयर प्राइस कहाँ पहुंची हुई है, 70 पे, तो यानी कि उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ।
ठीक है, तो मतलब उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 100 शेयर्स इंटू 10 यानी कि ₹1000 माइनस उसकी कॉस्ट कितनी लगी थी, 600 रुपये की, राइट। तो यानी कि उसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 400 का, नेट गेन उसका 400 का हो गया। सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। फिर reflecting market expectations, subsequently on November 3, 2025, High Court passed an adverse order against PML। तो देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो उसने अपना ये सारा अरेंजमेंट कर लिया, राइट। एंड नवंबर 3 को एडवर्स रूलिंग भी पास हो गई पीएमएल के लिए, होल्डिंग द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव एनवायरमेंटल डैमेज अराइजिंग फ्रॉम इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ भी करे थे। यानी इन्होंने 2 इलीगल चीज़ें करी हैं। क्या 2 इलीगल चीज़ें करी हैं, एक तो 14 साल से कम वाले एज के बच्चों को एम्प्लॉय करा हुआ है, राइट। दूसरी ये कर रहे हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ इलीगल, ठीक है, इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़। फॉलोइंग दिस ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लाइन, लो जी होना ही था, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लाइन कर दिया टू रिन्यू द लाइसेंस टू ऑपरेट कोयल माइन, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू। हो गई भाई, 55% आपका रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, सारा खत्म हो गया। ड्यू टू द रिजल्टिंग रेपुटेशनल डैमेज डीएमएल विड्रू, भाई डीएमएल ने भी अपने हाथ खींच लिए पीछे, भाई मैंने बोला था कि रेपुटेशनल डैमेज आएगा, हम चले जाएंगे, वो जा रहा है। फॉर द जॉइंट अरेंजमेंट फॉर द सिग्मा कोल माइन, यानी 55% तो गया ही, 25% जो आने वाला था वो भी गया, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल 2026 लीडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एट द सिग्मा साइट्स एज वेल। ऑलराइट, दीज डेवलपमेंट्स पुश्ड पीएमएल टू द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी as both mine sites that had been major contributors to this revenue ceased operations from August 2026, the company's operations were permanently discontinued। इनकी ईयरिंग आई थी 25 में, ठीक है, और अगस्त 2026 यानी कि लगभग 8-9 महीने बाद इनकी पूरी परमानेंटली डिसकंटिन्यूड हो गई है सारी एक्टिविटीज। Consequently, the secured creditors of PML filed a winding up petition। तो यानी कि या तो मेरी कंपनीज एक्ट के वाइंडिंग अप प्रोविजंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं या आईबीसी पूछा जा सकता है, ठीक है। बिफोर द हाई कोर्ट, देखो वो क्वेश्चन अलग है कि आईबीसी यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं, बट अभी हमें दिमाग लगाना है कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, ओके। द हाई कोर्ट पास्ड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी, द वर्कर्स ऑफ पीएमएल अपोज्ड। अच्छा, तो देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने तो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर दी, बट जो वर्कर्स हैं दे आर अपोजिंग द वाइंडिंग अप पिटीशन एंड ऑल्सो फाइल्ड एन अपील। उन्होंने अपील फाइल कर दी, कहाँ पता नहीं कहाँ फाइल करी होगी, हाई कोर्ट में ही फाइल की होगी। एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी एज टू वेदर देयर अपील वुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, यानी वो अपील तो फाइल कर रहे हैं बट उन्हें अनसर्टेनिटी भी है कि उनकी अपील एक्चुअल में एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। इफ़ यू सी वाइंडिंग अप प्रोविजंस में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 279 बताता है कि अगर आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया है और जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको अगर वो एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो आपको ट्राइब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी, या ट्राइब्यूनल जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब आप उसको अपोज कर सकते हो। बट अगर आपकी ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है या कुछ है, कोई भी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स, तो फिर आप पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली अपोज कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने आपको मोटा मोटी सेक्शन बता दिया। अब एनेक्जर 1 में उन्होंने हमसे बोला था कि वो हमें क्या बताएंगे कि हाँ जो उनका लेबर अनरेस्ट चल रहा था। अब रायपुर 15 सिटी टाइम्स का आर्टिकल है, द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट पुट ऑन होल्ड द रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लाइसेंस फॉर पावर माइंस लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कोयला माइन, द एग्जिस्टिंग लाइसेंस रिमेन वैलिड, ठीक है, तो मैं बताती हूँ ऊपर से इन्फॉर्मेशन। Environmental activists have alleged that PML has been illegally carrying out mining activities beyond the area allotted by the state government. It is further alleged that these activities have, over the years, caused irreversible environmental damage and the surrounding hills and forest areas. तो यानी कि यहाँ पे कुछ environment को damage कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा environmental management accounting वाला concept भी apply हो सकता है, यानी कि जो मेरे SCPM का पार्ट है, हो सकता है वहाँ से questions पूछे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाए, बट हो भी सकता है। ओवर द पास्ट मंथ द स्टेट हाई कोर्ट हैज़ बिन एक्टिवली हियरिंग ऑन द मैटर परस्यूएंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL भी फाइल हो चुकी है। एट द सेम टाइम द वर्कर्स यूनियन हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, मतलब छोटे बच्चे तो एम्प्लॉय कर ही रखे थे उन्होंने,
अब वहाँ अनसेफ कंडीशंस भी हैं, काम करने लायक कंडीशंस नहीं है, वैसी माइनिंग में बहुत खतरा रहता है. The mine shafts are old and reportedly prone to collapse, posing a serious risk of trapping workers underground. The workers' union is influential and has threatened strong action unless immediate remedial safety measures are implemented by the company. यानी वर्कर्स क्या कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई देखो इन्फ्लुएंशियल है, वर्कर यूनियन इज इन्फ्लुएंशियल एंड हैज थ्रेटेंड अ स्ट्रॉन्ग एक्शन, कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेगी अनलेस इमीडिएट रेमेडियल सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी. ठीक है, ठीक है. एज news of the litigation and the workers' agitation spread, public anger escalated, resulting in day-long rallies across the town, which forced schools and businesses to remain closed. The issue has attracted widespread attention, particularly because nearly 30% of the town's local population is employed by the company. सोचो उस टाउन की 30% पॉपुलेशन जो है इन्होंने ही एम्प्लॉय कर रखी है, तभी वो ऊपर जाके अपोज कर रहे हैं वाइंडिंग अप को, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे बात आ रही है कि उनकी रोजी रोटी नहीं मिलेगी. Consequently, the matter is being closely monitored by the public, environment groups, and the government. According to the government source closely associated with the matter, is considering granting a fresh mining license to PML's close competitors instead of renewing the license in favor of PML. कि PML के close competitor को हम license दे देंगे. देखो उनका सेट है कि भाई देखो आपको लाइसेंस नहीं देंगे, अगले वाले बंदे को लाइसेंस दे देंगे, काम तो चलता ही रहेगा, माइंस तो खत्म होंगी नहीं, माइंस तो चलती रहेंगी, हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे, सामने वाले को लाइसेंस दे देंगे. तो उनका कोई इंटरेस्ट तो ऐसा खतरे में है नहीं गवर्नमेंट का. अब एनेक्जर 2 जहाँ पे जो हमारे सीए भाई साहब हैं उन्होंने मेल लिखी थी नुपुर तलेती को, है ना, सीए भाई साहब ने नुपुर तलेती को मेल लिखी थी कि भाई देखो क्या क्या गड़बड़े चल रही हैं. We have examined the wage records of our company across all mining sites. In view of the ongoing legal proceedings related to Koila mine, we carried out an extensive review of the labor records. During the review, it came to our attention that the company is employing children below 14 years. ठीक है. Upon inquiry of the site supervisor, Mr. Keshav Kumar, we were informed that these children are not deployed in the underground mine shafts and are engaged in as casual laborers. ठीक है, casual laborers की तरह उनको engage कर रखा है, mine shafts में नहीं भेज रहे एटलीस्ट. शुक्र है, वरना बेचारे बच्चे तब के मर जाएं. Notwithstanding this explanation, our verification indicates that देखो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं बट हमने ये देखा है कि अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स कंप्राइजेस चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स. मतलब 23% वर्कफोर्स तो इनकी बच्चों से ही घिरी हुई है. सिमिलर वायलेशंस हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एट अदर माइनिंग साइट्स, particularly those where the company is the sole operator. मतलब कह रहे हैं सिग्मा माइन में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी माइंस में है जो आपकी खुद की है. These practices constitute clear violations of applicable labor laws under which the employment of child labor is punishable offence. In our capacity as the legal and compliance function of PML, we consider it necessary to bring the attention to ये वो. You are requested to respond to this notification. ठीक है, उन्होंने मेल लिख दी, साइनिंग ऑफ. अब हमने पूरी केस स्टडी देखो रीड कर लिया, आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, सारे फैक्ट्स हमने एनालाइज कर लिए हैं, जो भी कंसेप्ट हमें लगा कि पूछा जा सकता है वो हमने साइड में नोट डाउन कर लिया है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि भाई अब क्वेश्चंस ऐसे ने पूछ किस तरीके से रखे हैं. फिर हम यहाँ से आइडेंटिफाई करें कि क्या कंसेप्ट हो सकता है, कि कंसेप्ट क्या लग सकता है यहाँ पे. जब हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे देन विल मूव टू दी एक्चुअल कंसेप्ट जो ICAI ने पूछे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर हमारा काम डन है. सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं. चलो एमसीक्यू से पहले डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या दे रखा है, इसी ने क्या पूछ रखा है. डिस्कस वेदर द जॉइंट अरेंजमेंट बिटवीन पावर माइंस एंड डीप मिनरल्स इज अ जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर. एज यूजुअल हमने पहले ही बोल दिया था, देखा आपने बोला था कि ये क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन है यहाँ पे. देखो पावर ऑफ योर माइंड. डिस्कस द अकाउंटिंग ऑफ द unextracted coal and minerals as per India 16 and 37 with respect to the aforesaid Sigma coal mine. ये भी मैंने बोला था, मैंने क्या आपने ही बोला था, ठीक है, हम लोगों ने साथ में मिलके बोला था. ये 2 क्वेश्चंस में देखो है नीचे क्वेश्चंस. Examine under the provisions of Companies Act 2013 whether the appeal filed by the workers would succeed and their dues or interest will be protected in priority. देखो मैंने आपको 279 बताया था, ठीक है, मैंने आपको 279 बताया था. तो वो चीज़ है कि अपील उन्होंने पूछा था कि वो उनको कंसर्न थी कि ये मेरी अपील आगे चल के एक्चुअल में मतलब काम बनेगा इससे या नहीं बनेगा, वर्कर्स को दिक्कत थी. तो उसी पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ
बताओ आप बताओ क्या होगा। ठीक है, हम बता देंगे। अब एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ मिस्टर शंभू सिंह असेसमेंट वाइल, ये तो हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया था यार, टिपर ट्रॉली वाला पूछ लिया इन्होंने। बताओ है कोई दिक्कत है? अभी आएगी दिक्कत। अब एमसीक्यू पे आ जाते हैं। छोटे एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, पहले उल्टा चलते हैं। चलो असर्शन रीजन वाला बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। डिटरमाइन मिस्टर कांतीज एंडिंग पोजीशन, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था। गेन ऑफ 400, इसमें क्या बताना है ये बताओ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सीए प्रकाश शर्मा's ऑडिट इशू अबाउट द चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड एट द कोयला माइन साइट। पॉज करो और आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन लिखना कि कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। कर लिया? ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वो कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि सीए प्रकाश शर्मा का जो ऑडिट इशू है अबाउट चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड इन द कोयला माइन, इन ऑप्शंस में से क्या ठीक है। Nupur Talati and other members of the senior management are correct and this issue falls beyond the scope of CA प्रकाश शर्मा's financial audit। ये जो नुपुर तलती और सीनियर मैनेजमेंट कह रहे हैं वो ठीक है। कैसे ठीक है यार, है ही नहीं ना तो ठीक, हटाओ इसको। सीए प्रकाश शर्मा कैन इग्नोर, नहीं भैया, जहाँ इग्नोर वर्ड दिख जाए ऐसी जगहों पे उसे पहले ही आउट कर दो उस ऑप्शन को। अभी थोड़ा बड़ा सा ऑप्शन लग रहा है, इसको बाद में पढ़ते, पहले छोटा वाला देख लेते हैं। सीए प्रकाश शर्मा शुड विड्रॉ क्यों, एकदम से थोड़ी विड्रॉ कर लेगा वो, पहले तो सारी लोगों को बताएगा ना ना भैया, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट एक्शन। ये होगा एक्शन बहुत लास्ट में जाके, जब वो उसके हाथ पूरी तरह बंध जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएगा, तब वो विड्रॉ का ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो बचा क्या ऑप्शन सी, आप इस पर डायरेक्ट टिक कर दो, बट हम रीड करेंगे। सीए प्रकाश शर्मा शुड अंडरटेक स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स टू हेल्प आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशंस दैट मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। If he concludes that such non-compliance has a material effect on the financial statements and the same has not been adequately reflected, क्या मैंने यही एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बोली थी ऊपर? क्या आप लोग मुझे ऐसा वैसा समझते हैं? आंसर इज नो, बस मुझे ऐसे का नंबर याद नहीं आ रहा था, बाकी मैंने ठीक ही बोला था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आंसर चेक कर लेंगे यार, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, कर लेंगे आंसर चेक, बताओ इतना भी क्या। ओके, 1.6 देख लेते हैं। अब देखो असर्शन रीजन में ना क्या करना होता है, इसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसमें आंसर कैसे करना है यार। देखो असर्शन बेसिकली होती है एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको पता करना होगा। सबसे पहले आप ये पता करो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपने ये पता कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप रीजन को रीड करो, रीजन का पता करो, जो भी ये रीजन होगा, ठीक है, रीजन को भी आप एक अलग स्टेटमेंट की तरह रीड करो। ओके, इसमें आइडेंटिफाई करो वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। अब ये जो रीजन है ये ट्रू फॉल्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर आप कहोगे यार इसमें ट्रू फॉल्स मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ठीक है या स्टेटमेंट गलत है, राइट। तीसरी चीज होती है, वो पूछेंगे कि क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कि क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कि जो असर्शन में लिखा है क्या ये रीजन उसकी बैकिंग दे रहा है। अगर हाँ तो फिर आपका ट्रू होगा। तो आपका जो ऑप्शन होता है ना कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, वो वाला ऑप्शन आप टिक करोगे। बट अगर आपको लगता है कि ये रीजन तो यार ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, बट ये जो रीजन है ये असर्शन से मैच नहीं कर रहा, मतलब असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, तो फिर आपका जाएगा कि ये असर्शन एंड रीजन इंडिपेंडेंटली ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखो ये वाले होते हैं, both A and R are true but R is the correct explanation of and R is the correct explanation of A। एक तो ये होता है, right? Both A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो ये वाला ऑप्शन तो आप सेलेक्ट तब करोगे जब दोनों ही चीजें ठीक है और वो एक्सप्लेनेशन भी दोनों का करेक्ट है, राइट। A is true but R is false, ये आप तब करोगे जब इंडिपेंडेंटली आप स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे हो और एक ठीक निकलती है एक गलत निकलती है, तो आप सिंपली ये वाले ऑप्शंस को टिक करोगे, राइट। और ये वाला सेकंड वाला आप तब टिक करोगे जब आपको लगेगा कि भाई ये आर और ए मैच नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब आर कुछ अलग ही बात कर रहा है, ए कुछ अलग ही बात कर रहा है, तो फिर आप बी वाला ऑप्शन टिक करते हो, ठीक है। अब हम जरा इसको रीड कर लेते हैं कि ये लोग कह क्या रहे हैं इसके अंदर। द जॉइंट एक्विजिशन ऑफ सिग्मा कोल माइन बाय पीएमएल and DML structured as a shared control management without creating a separate legal entity represents a corporate level growth initiative। कॉर्पोरेट लेवल ग्रोथ इनिशिएटिव का मतलब है कि विदाउट बीइंग इन राइवलरी हम
साथ मिलकर अपने इंडस्ट्री को या अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ग्रो कर रहे हैं। दो पोटेंशियल राइवल्स साथ आकर ग्रो कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल ग्रोथ इनिशिएटिव विद इन द एग्जिस्टिंग कोल इंडस्ट्री रादर देन मियरली अ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। फालतू में मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए फालतू में प्रमोशनल और डिस्काउंटिंग स्कीम्स ना दे करके, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल वाइज, मतलब स्ट्रक्चरल, एक तरीके से स्ट्रक्चरल स्कीम लगा रहे हैं कि दोनों साथ में मिलते हैं, दोनों का कस्टमर बेस साथ में आएगा, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दोनों का कस्टमर बेस साथ में आएगा एंड हम साथ में सिनर्जी जनरेट करेंगे। फालतू में मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए प्रमोशनल, सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए सब नहीं करेंगे। रीजन में क्या कहते हैं, द जॉइंट अरेंजमेंट strengthens PML's position by potentially reducing the competitive rivalry in the coal industry through improved economies of scale and cost efficiency। तो देखो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि अगर वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंप्रूव होंगी, क्योंकि दोनों की कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसीज भी होंगी। तो मेरा आर भी ठीक है, ए भी ठीक है, बट क्या रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? अब दोनों को अगर रिलेशन देखो दोनों की, तो ऐसे बहुत क्लियर नहीं बैठ रही। अगर वो हमसे बोलता कि हाँ भाई इनके इस अरेंजमेंट की वजह से ये एफिशिएंसी आई है, या इस अरेंजमेंट के लिए ये रीज़न, मतलब कि यहाँ पे आ रही है वो चीज़, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सा बैठ रहा है। सो वी कैन से दैट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो ये थोड़ा इंट्यूटिव खेल होता है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा सच नहीं होती है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब हम अपने MCQ, पहले 3 MCQ कवर करते हैं। चलो रीड करते हैं। विद रेफरेंस टू द इशू रिगार्डिंग डिले इन रिन्यूइंग लाइसेंस फॉर कोयला माइन, हाउ शुड PML एंगेज विद DML? लो जी बताओ, PML को DML के साथ किस तरीके से डील करना है? बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर? आ रहा है आपके ध्यान में कोई कॉन्सेप्ट? दूसरा रीड करते हैं। हाउ शुड PML एंगेज, फिर पूछ लिया PML एंगेज विद द वर्कर्स। अब PML को वर्कर्स के साथ कैसे एंगेज करना है? रिगार्डिंग द इशूज एट कोयला माइन साइट। अरे ये कैसा क्वेश्चन भाई, कैसे एंगेज करना है भाई? मेल पे एंगेज कर लो, मतलब और कैसे एंगेज करना है? विद रेफरेंस टू द इशू रिगार्डिंग डिले इन द रिन्यूइंग लाइसेंस फॉर द कोयला कोल माइन, हाउ वुड यू क्लासीफाई इक्विपमेंट सप्लायर्स फॉर कोयला कोल माइन? अब बताओ, क्लासीफाई करना है आपको इक्विपमेंट सप्लायर्स को कैसे, किए क्या ये इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स हैं, क्या ये मार्जिनल प्लेयर्स हैं, क्या ये अफेक्टेड प्लेयर्स हैं, क्या ये की प्लेयर्स हैं? अब ये हाई पावर हाई इंटरेस्ट, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, व्हाट इज दिस? तो अब जिस किसी को भी पता है, जरा पहले तो कमेंट सेक्शन में अपने आप को शाबाशी दिलवाओ, ठीक है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। जिनको नहीं पता वो अब शाबाशी ले लेना, ठीक है, एग्जाम में जाके शाबाशी ले लेना डायरेक्ट। ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं मेंडेलोज मैट्रिक्स। ICAI ने आपको डायरेक्टली दिया ही नहीं कि आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंडेलोज मैट्रिक्स, उन्होंने बस पूछ लिया आप बताओ कैसे डील करना है। जब आप इनके ऑप्शंस पढ़ोगे तब शायद आपको धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आए कि हाँ यहाँ पे मेंडेलोज मैट्रिक्स का कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है, मेंडेलोज मैट्रिक्स का कंसेप्ट लग सकता है, बट वो लगाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, कि ये है क्या। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेंडेलोज मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या। तो आओ मेंडेलोज मैट्रिक्स देख लेते हैं कि होती क्या है। देखो बाकी चीज़ें मैंने आपको मोटा माटी समझा दी हैं, मेंडेलोज मैट्रिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। मेंडेलोज मैट्रिक्स आपके शेयर होल्डर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, सॉरी शेयर होल्डर्स कह रही हूँ, स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा एनलाइटमेंट प्रोवाइड करता है। किस तरीके से देखते हैं, देखो इसके 2 मेट्रिक होते हैं, पावर एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो सिंपल सा ग्राफ है, अगर ठीक है इधर मेरी अगर पावर है तो मेरी पावर इधर ऊपर की तरफ आई जाएगी, अगर इधर मेरा इंटरेस्ट है इधर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पीछे की तरफ कम इंटरेस्ट होगा। सिंपल ग्राफ की तरह इसको थोड़ा ट्रीट करना, मेरा सिंपल ग्राफ है। अब पावर हाई है और पावर लो है, पावर हाई पावर लो, इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट हाई।
अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से खाने में आपका कौन सा स्टेक होल्डर बैठ रहा है और उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है। अगर किसी स्टेक होल्डर की पावर बहुत लो है और उसका इंटरेस्ट भी बहुत लो है, तो देखो ना उसका बिगड़ने पर आपको कुछ दिक्कत होगी, ना आपके बिगड़ने पर उसको कुछ दिक्कत होगी, दोनों को बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उनके साथ आपको मिनिमल एफर्ट रखना है कि ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपनी ऐसी। सिर्फ आप उन स्टेक होल्डर्स को मॉनिटर करते हुए चलोगे, ध्यान में रखोगे, अपने ट्रैक में रखोगे कि हाँ ऐसे स्टेक होल्डर्स भी हैं हमारे कुछ। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है बट उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। कि मतलब इंटरेस्ट आप समझ सकते हो कि पैसा उनका पैसा जो है कम लगा हुआ है, या आपका गड़बड़ होने से उनका कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगा नहीं, बट अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो आप पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट का आपके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बट गवर्नमेंट की पावर बहुत ज़्यादा हाई है। समझ लो, गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन ले लिया रॉन्ग डिसीजन, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने अगर आपके खिलाफ कोई डिसीजन ले लिया, आपके खिलाफ कोई रूलिंग दे दी, तो फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा इन लोगों को सेटिस्फाइड रखना पड़ता है, क्योंकि ये रिस्की बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है बट इनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं अगर किसी स्टेक होल्डर की का इंटरेस्ट हाई हो बट पावर बहुत ज़्यादा लो हो, तो देखो वो इंटरेस्ट मतलब उनका पैसा लगा हुआ है आप कह सकते हो, या आपके बिजनेस में वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, बट उनका पावर इतना नहीं है। वो कुछ करेंगे तो उससे आपके बिजनेस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट अगर आप कुछ करोगे तो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको उनको इन्फॉर्म रखना चाहिए। वो आपके एलाइज हो गए जो आगे चल के आपकी मदद ही करने वाले हैं, तो उनको सारी चीज़ों के बारे में बता कर रखो। ऐसे होते हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है बट इंटरेस्ट भी हाई होता है, सॉरी पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपके की लोग हो गए, की प्लेयर्स। इनको तो आपको क्लोजली मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, राइट। समझ आ गई मेंडलोज मैट्रिक्स? यही होती है मेंडलोज मैट्रिक्स। अब जरा केस स्टडी पे आते हैं, अब रीड करते हैं दोबारा से। अब आप बताओ कि पीएमएल को डीएमएल के साथ किस तरीके से एंगेज करना चाहिए। अब बताओ डीएमएल पीएमएल इस मेंडल मैट्रिक्स में कहाँ बैठेगा? कोयला माइन के सेंस में अगर मैं जाकर के देखूं, कोयला माइन के सेंस में क्या उसकी पावर है? सॉरी सुनो, क्या उसका इंटरेस्ट है? सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी क्या कोयला माइन के केस में क्या डीएमएल का कोई इंटरेस्ट है? आंसर इज नो। बट क्या उसके पास पावर है? आंसर इज यस। वाई? क्योंकि उसने बोला था कि अगर कोयला माइन में आपने कुछ भी गड़बड़ करी ना, कुछ भी गड़बड़ करी, तो हम विड्रॉ कर लेंगे। कहाँ से? सिग्मा से। फिर तुम देखते रहना अपना, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें बहुत ज़्यादा। यानी कि वो मेरे, आप ध्यान दो कहाँ पे बैठ रहे हैं, फर्स्ट वाली कैटेगरी में। इसका था कीप सेटिस्फाइड, राइट। जैसे कि आप यहाँ देखो थर्ड वाले से आपको पता चल जाएगा। हाई पावर लो इंटरेस्ट, ये इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं आपके ऊपर। तो मेरा डीएमएल इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। तो अगर मैं देखो इग्नोर तो करना ही नहीं है भाई किसी को। मिनिमम एफर्ट, क्या हमें मिनिमम एफर्ट देना है? आंसर इज नो। प्रोएक्टिवली engage with them to ensure that they remain satisfied as they're potentially influential for PML. आंसर इज yes. डायरेक्ट ऑल नहीं, ये तो हटाओ, बेकार पॉइंट है। आंसर इज सी। अभी मैंने बेकार पॉइंट को बोला डी, आप पढ़ लो इसको खुद। डायरेक्ट ऑल लीगल नोटिस डीएमएल एज देयर इन अ जॉइंट अरेंजमेंट फॉर कोल माइंस। अरे ये कोई बात हुई? क्यों हम डायरेक्ट करेंगे उसको सारे नोटिस? जॉइंट अरेंजमेंट के सिग्मा के करेंगे ना, सिग्मा के में तो वो भी इन्वॉल्व है, राइट। तो सी हो गया आपका ऑप्शन। 1.2 देख लेते हैं। अब वर्कर्स यूनियन के साथ, वर्कर्स यूनियन कहाँ बैठे हैं हमारी मेंडेलोस मैट्रिक्स में? आप देखो वर्कर्स यूनियन की क्या कोई पावर है? हाँ पावर है उनके पास, तो पावर नहीं है उनके पास। अच्छा, इंटरेस्ट, क्या उनका इंटरेस्ट है? आप अगर कुछ करोगे तो उनको दिक्कत आएगी। आंसर इज यस, बहुत दिक्कत आने वाली है उनको। और एक और, हाँ, और पावर क्या उनकी है? आंसर इज यस। पावर कह सकते हैं हम कि इनकी पावर है। क्या वर्कर्स यूनियन की पावर है? अगर वर्कर यूनियन कल को आके काम नहीं करेगा तो क्या हमारे दिक्कत होगी? हम कह सकते हैं कि भाई हम और वर्कर्स एम्प्लॉय कर लेंगे, ऐसे लेबर की तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, आप लोग नहीं करोगे तो और लोग कर लेंगे काम,
है ना। किसकी दिक्कत है? हमें दिक्कत है इंटरेस्ट की। तो यानी इनका इंटरेस्ट हाई है, पावर इनकी लो है। तो मेरा इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है, यहाँ से देख लो, लो पावर हाई इंटरेस्ट। तो ये अफेक्टेड प्लेयर्स हैं, इनको आपको क्लोजली मैनेज करके चलना पड़ेगा। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? मुझे खुद को ही नहीं लग रहा कि मैं ठीक बोल रही हूँ। देखो, वर्कर्स की पावर भी हाई है, पता है क्यों? वर्कर्स की पावर भी हाई है यार, क्यों? क्योंकि आप देखो, वर्कर्स यूनियन है, वो वर्कर्स यूनियन में सारे ही वर्कर्स इंक्लूड होते हैं, कोई 4-5 वर्कर तो इंक्लूड होंगे नहीं। इसीलिए वर्कर्स यूनियन की पावर भी हाई है, प्लस उनका इंटरेस्ट भी हाई है। तो इसलिए वो मेरे की प्लेयर हो गए, उनको मुझे क्लोजली मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए इशू क्लोजली बाय एंगेजिंग विद द यूनियन लीडर्स एंड इन्वॉल्विंग देम इन, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा, रेमेडियल मेजर्स। तो मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है, आगे भी उड़ लेते हैं। पेमेंट शुड एंगेज विद द वर्कर्स ओनली थ्रू द लीगल काउंसिल से नहीं करना पड़ेगा आपको, मार्जिनल प्लेयर्स तो नहीं है वो। शुड प्रोवाइड वर्कर्स यूनियन विद सेफ्टी एश्योरेंस रिपोर्ट्स पीरियडिकली, कीप देम सेटिस्फाइड अबाउट द, देखो सेटिस्फाइड नहीं रखना पड़ेगा, हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा जा करके। देखो इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी मिलती रहेगी ये सारी चीज़ें। सो ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। अब जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं उनको आप कहाँ क्लासीफाई करोगे? देखो इक्विपमेंट सप्लायर्स की एज सच क्या कोई पावर है? क्या वो आपकी किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, उनके होने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भाई हम सामने वाले से मंगा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट क्या उसका इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है। वाई? इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट भी नहीं है ना उसका, बताओ ना, क्या उसकी पावर है? आंसर इज नो। क्या उसका इंटरेस्ट है? आंसर इज नो। वो कहेगा कि भाई अगर आप नहीं खरीदोगे तो दूसरा खरीद लेगा, मेरे पास तो बहुत वेंडर्स पड़े हुए हैं, हम उनको बेच देंगे। तो इसलिए आप मार्जिनल प्लेयर, हाँ मार्जिनल प्लेयर हो यार आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपको मिनिमम एफर्ट देंगे। तो आप ऑप्शन इज बी। एक बार चेक कर लें मेरे आंसर्स। मैंने यहाँ बी लगाया है, यहाँ पर वी हैव टेकन ए, यहाँ पर वी हैव टेकन सी। तो मेरा था सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए, सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए, अरे कहाँ है भाई? यप। तो देखो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सी है। देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से पूरी मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से रीड करना। ए हमारा ठीक है, बी मार्जिनल प्लेयर्स पेयर्स विद लो पावर लो इंटरेस्ट, एंड सी प्रकाश शर्मा। देखो ये मेरा ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। हाँ ऐसे 250, सॉरी 520 नहीं 250, 502 तो यार दूसरा है यार, वो तो इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड है, if I'm not wrong, हाँ अदर कंसेप्ट। हाँ 250, ऐसे 250। ठीक है, ये डी हमारा ठीक था, गेन ऑफ 400, एंड बी भी हमारा ठीक था। सो ये थी हमारी पहली केस स्टडी। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई कंसेप्ट है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट अरेंजमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट ऑपरेशन में डिफरेंस, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका ऐसा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया, बट ये आप देख सकते हो आंसर की में। प्लस सेक्शन 279 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मेंडलो मैट्रिक्स मैंने बताई थी, जो जीएसटी वाला केस था अपना पूरा, उसकी भी एग्जामिशन एंट्री लिख दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया है कि ऐसा क्यों है, राइट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की एग्जामिशन एंट्री है, ना कि व्हीकल्स को अगर मैं रेंट पर दे दूँ तो क्या एग्जामिशन है, वो यहाँ पर नहीं गिवन है, ऐसी कोई एग्जामिशन एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मेंडलो मैट्रिक्स मैंने आपको समझाई दिया। अगर आपको इसके केस फैक्ट्स को थोड़ा जल्दी समझना है, ठीक है, एक बार रीड करने के बाद दोबारा केस फैक्ट्स को तो देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब आगे करो, तो आप इस समरी से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन रीड फ्रॉम दिस समरी एज वेल। सो दिस वाज केस स्टडी नंबर 1। आई होप सो आप लोगों को बढ़िया लगी होगी केस स्टडी। मैंने बहुत मेहनत करके पूरी ये वीडियो बनाई है। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। हमने
मैंने किया, हम दोनों ने, हम सब ने, मतलब दोनों तो नहीं, हम बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, हम सब ने बहुत मेहनत करके ये केस स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है, सारी चीज़ें डिकोड करने की कोशिश की है। सो भाई इस मेहनत को आप फल दें, ठीक है, इसको अच्छे से समझें, ऐसे ही ट्राई करें कि दूसरी केस स्टडी आप खुद से रीड करें। वीडियो तो आएगी, वो आप देख लेना, बट इसको अच्छे से खुद से रीड करने की भी पूरी कोशिश करना। सो यहीं तक थी हमारी पहली वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।